Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 में जो अभी सब्जेक्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग 2। और कॉस्ट अकाउंटिंग 2 का एक और अच्छा टॉपिक यूनिट नंबर 3 में से लेने जा रहा है, जो कि है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्टिंग की आपको डेफिनेटली थ्योरी 101% एग्जाम में पूछेंगे। तो अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कॉस्टिंग 2 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। चलिए, तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में पहले हमें कुछ मीनिंग समझने होंगे और वो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कुछ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पहले देखेंगे एंड देन कुछ टर्म्स वगैरह के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो फर्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन शॉर्ट। आपको भले थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना हो, पर मैं इसको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें से पहला टर्म हम लेने जा रहे हैं, जो कि है रिलेवेंट कॉस्ट। अब रिलेवेंट कॉस्ट क्या है? तो सर्टेन डिफरेंशियल कॉस्टिंग के टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है मैनेजर ने कुछ डिसीजंस लिए होंगे और उसके कारण सर्टेन कॉस्ट अराइजेस होती है। जिसमें से पहला रिलेवेंट कॉस्ट लिखा है, रिलेवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच इज अफेक्टेड बाय अ डिसीजन। जो कॉस्ट डिसीजन के कारण अफेक्ट होगी वो रिलेवेंट कॉस्ट है। While making any decision about selecting an alternative from 3 or 4 alternatives, there are certain costs which must be taken into consideration, which are relevant cost. कोई भी डिसीजन लिया है, कोई डिसीजन सिलेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया गया है, तो जो भी 3 और 4 अल्टरनेटिव में से आपने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, उसके कारण जो कॉस्ट अफेक्ट होगी, यानी जो कॉस्ट उस डिसीजन के कारण आपके रियलाइज होगी, तो वो कॉस्ट को हम बोल सकते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। यानी ऐसा कॉस्ट जो इफेक्ट होगा बाय टेकिंग सम डिसीजन और सिलेक्टिंग सम अल्टरनेटिव। नेक्स्ट उसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। there are a certain cost which are not necessary to be taken into consideration। कुछ ऐसी भी कॉस्ट है जो डिसीजन के कारण, अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो उसके कारण उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा while selecting any alternative and they are called irrelevant cost। अगर कोई भी अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हो या कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो जो कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाएगी, मतलब कह सकते हो रिलेट नहीं करेगी, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? इनरिलेवेंट कॉस्ट। इसका मतलब क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप कोई डिसीजन लोगे, कोई अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, तो जो कॉस्ट इफेक्ट होगा वो रिलेवेंट कॉस्ट है, और जो कॉस्ट सिलेक्ट नहीं किया जाएगा या जो कॉस्ट आप कंसिडर ही नहीं करोगे वो इनरिलेवेंट कॉस्ट है। अभी भी इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें आपको लास्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। इफ अ कंपनी क्लोज डाउन अ ब्रांच, staff salary, wages, electricity, telephone charges, etc. are stopped and they are not to be paid। देखो, ये जो सारे खर्चे हैं, अगर आप कोई ब्रांच बंद कर रहे हो तो स्टाफ को सैलरी नहीं देना है, वेजेस नहीं देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह स्टॉप हो जाएगा, तो दे आर कॉल्ड रिलेवेंट कॉस्ट। बट लिखा है लीज रेंट इज इनरिलेवेंट कॉस्ट फॉर टेकिंग एनी डिसीजन because close down or not close down branch has no effect the amount of lease rent। अगर आपने ऑफिस 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे लीज पे लिया है, तो आप चाहे बिजनेस चलाओ ना चलाओ, बिजनेस ब्रांच क्लोज कर दो, पर जो लीज रेंट है वो पे करना पड़ेगा, तो वो इनरिलेवेंट है। अगर कंपनी क्लोज डाउन हो रही है तो बाकी के खर्चे बंद हो जाएंगे, तो वो रिलेवेंट है। पर जो खर्चे आपने रेंट वगैरह लिया है वो चालू ही रहेंगे, वो इफेक्ट नहीं होंगे, वो कंसिडर आप नहीं कर सकते, तो उसको इनरिलेवेंट कहा जाएगा। आई थिंक सो आपको डीपली आइडिया आ गया होगा क्या रिलेवेंट कॉस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा सेकंड डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो कि है संक कॉस्ट, जिसको पास्ट कॉस्ट भी बोला जाता है और वन काइंड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसा है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट दोनों वैसे अलग है, पर दोनों को पास्ट कॉस्ट कहा जाता है। और मेन डिफरेंस क्या है? हिस्टोरिकल रिकवर किया जा सकता है, जबकि संक कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। वो थोड़ा सा डिप में समझने के लिए अब उसको जान लेते हैं कि एक्चुअल में संक कॉस्ट क्या है। लिखा है द कॉस्ट विच हैव बीन इंकर्ड इन पास्ट एंड विच इज इनरिकवरेबल in a given situation is a sunk cost or a historical cost।
देखो फर्स्ट लाइन में जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हाईलाइट ऑफ द वर्ड है वो है जो इंकर्ड पास्ट में होता है और जो कि इनरिकवरेबल है। इनरिकवरेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है संक कॉस्ट के लिए, कि जो पास्ट में इंकर्ड ऑलरेडी हुआ है और अब उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे, ऐसी कॉस्ट को क्या हम कह सकते हैं, संक कॉस्ट। द सर्च कॉस्ट, सेकेंड लाइन, द संक कॉस्ट आर इनरिलेवेंट फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड इट इज ऑलरेडी इंकर्ड और नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बैक। वो ऑलरेडी हो चुका है और वो अब वापस नहीं मिलेगा, वो इनरिलेवेंट है। यानी अब आपने कोई डिसीजन लिया है पर उससे जो पास्ट में कॉस्ट अराइजेज हुआ है अब वो बैक आपको नहीं मिलेगा, आप उसको अब वापस नहीं ले पाओगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ संक कॉस्ट। अभी भी वो पूरा नहीं होगा, उसके एग्जाम्पल थ्रू उसको समझना है हमें। तो सेकेंड पैराग्राफ में एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, when a proposal for a replacement of machine is considered, जब आपके पास मशीन रिप्लेस करने का प्रपोजल आता है, the capital loss and depreciated book value of the machine is a sunk cost। दो जो भी आपने मशीन लेने के लिए पहले जो खर्चे किए हैं, जो डेप्रिसिएशन लगा है उसकी बुक वैल्यू से, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, संक कॉस्ट। मतलब अब आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, मशीन का जितना आपने यूज करना था कर लिया, अब उसमें से आपको कुछ वापस नहीं मिलने वाला। सो ये एक तरह का कैपिटल लॉस या डेप्रिसिएशन होगा, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट या संक कॉस्ट कह सकते हैं। पर अगर और एक एग्जांपल लेना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सपोज कोई प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई भी खर्चा किया है, टेंडर वगैरह प्रिपेयर करवाया, पर समहाउ आपकी कंपनी को वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो जो प्रोजेक्ट के पीछे आपने मेहनत किया है, जो भी नए नए आपने टेंडर वगैरह प्रिपेयर किए है, वो कॉस्ट अब आपको भूल जाना है। तो जो कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पाएंगे वो हमारे लिए संक कॉस्ट हो जाता है। चलिए, तो एक और उसमें एक सेंटेंस आता है जो आपको अलग से भी पूछ सकते हैं, पुराने पेपर्स में बहुत पूछा था। तो ये सेंटेंस है, संक कॉस्ट इज इनरिलेवेंट इन मेकिंग डिसीजन बट इनरिलेवेंट कॉस्ट आर नॉट अ संक कॉस्ट। देखो संक कॉस्ट जो है वो इनरिलेवेंट है, पर सारी इनरिलेवेंट कॉस्ट संक कॉस्ट होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको पैराग्राफ में उसको वाइडली समझाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, sunk cost is a historical cost incurred in past. In another word, it is a cost of resources already acquired। जो sunk cost है वो पास में incurred होता है और जो resources है आपने already acquire कर लिए होते हैं। Future decision in respect of this resources will be affected by it। जो भी future के decisions लोगे वो उसको effect अब नहीं करने वाले। For example, book value of machinery and hence sunk costs are irrelevant in decision making। जो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी है, अब आपने डिसीजन ले लिया है कि मशीनरी रिप्लेस करना है, तो वो इनरिलेवेंट हुआ। पर अब सारी इनरिलेवेंट कॉस्ट संक कॉस्ट कैसे नहीं है। सपोज मान लो कि आपने ब्रांच शटडाउन का क्लोज का डिसीजन ले लिया, तो अब जो लीज रेंट है वो तो फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो वो तो ऐसा हुआ ना कि वो रिलेवेंट कॉस्ट है बट वो फ्यूचर में इंकर्ड होने वाली है। लीज रेंट आपको कंटिन्यू पेमेंट करना होगा, तो वो इनरिलेवेंट है और वो फ्यूचर में होने वाली है। जबकि संक कॉस्ट कौन सा होता है, जो पास्ट में होता है और जो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो संक कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट और इनरिलेवेंट कॉस्ट में डिफरेंस तो है ही। संक कॉस्ट पास्ट में होता है, हिस्टोरिक भी पास्ट में होता है, पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, संक कॉस्ट रिकवर हो सकता है पर हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगा। और इनरिलेवेंट और संक कॉस्ट एक ही है, पर सारे इनरिलेवेंट संक कॉस्ट नहीं होते। जैसे कि ब्रांच क्लोज कर दिया तो अभी फ्यूचर में आपको लीज पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, रेंट वगैरह पे करना होगा, तो वो इनरिलेवेंट कॉस्ट है, वो संक कॉस्ट नहीं बोल सकते। पर जो भी संक कॉस्ट है वो पास्ट में होता है तो वो उसको हम इनरिलेवेंट बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आपको जो पैराग्राफ में यहाँ पे मैंने समझा है पर्टिकुलरली, उस वर्ड को समझ के आप संक कॉस्ट को इजीली समझ पाओगे। चलिए, तो नेक्स्ट कॉस्ट वो थोड़ा सा और डेंजरस कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस पे जाता है। अब नाम में ही अपॉर्चुनिटी है, तो जो कॉस्ट आप सिलेक्ट करने वाले हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपने सिलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे ये कॉस्ट अराइजेस होगी। तो कोई एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने से दूसरे अल्टरनेटिव की कॉस्ट वो बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे, तो आपको पैराग्राफ में ध्यान देना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी यूजफुल कंसेप्ट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग व्हेन अ मैनेजर इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग वन। जब मैनेजर कोई डिसीजन के लिए दो में से कोई एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है, he has thus forgot the income from second alternative। तो उसको दूसरे अल्टरनेटिव की इनकम जाने देनी पड़ती है। तो कोई एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया
दूसरे अल्टरनेटिव की इनकम को फॉरगॉट किया। Thus, the income foregone from second alternative is an opportunity cost for a first alternative which is selected. तो जो दूसरे अल्टरनेटिव की इनकम है वो फर्स्ट अल्टरनेटिव के लिए बन जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, फिर से एक बार, मैनेजर जब कोई डिसीजन लेते हैं दो अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने का, तो जो अल्टरनेटिव उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया वो दूसरे अल्टरनेटिव की इनकम बन जाती है फर्स्ट अल्टरनेटिव के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कंसेप्ट हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। चलिए टर्म वाइज एक और टर्म हम लेने जा रहे हैं जो कि सीक्वेंस के हिसाब से नंबर 4 है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग। और डिफरेंशियल क्या कॉस्टिंग क्या है वो हमारे ये चैप्टर का मीनिंग भी है, पर फिर भी उसको अच्छी तरीके से करना जरूरी है। तो वन सेंटेंस, व्हेन अ कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीजन it is called incremental cost, and when cost is decreased due to some decision that is called or it is known as decremental cost। तो differential cost का मतलब दो होता है, आइदर वो incremental होता है आइदर वो decremental होता है। incremental कब कहेंगे, आपने कोई डिसीजन लिया और जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो वो इंक्रीमेंटल, अगर आपने कोई डिसीजन लिया और कॉस्ट डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट। जस्ट लाइक अ मार्जिनल कॉस्टिंग, पर मार्जिनल और डिफरेंशियल कॉस्टिंग में फर्क है। तो और वो फर्क क्या है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताएगा। तो अब हम लेने जा रहे हैं हमारे आज के लेक्चर का एक और सेकंड टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मैंने जैसा अभी बताया कि मार्जिनल जैसा ये लग रहा है पर ये मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है, ये डिसीजन के कारण इफेक्ट होगा, जबकि मार्जिनल कॉस्ट का सीधा लेना देना होता है प्रोडक्शन के साथ। तो चलिए लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसा हम कोई भी हम डिफरेंस करें तो उसके लिए 3 कॉलम बनाते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे भी डिफरेंस में हम 3 कॉलम प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से पहला कॉलम होगा पॉइंट्स का, दूसरा ले लेते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट का और तीसरा ले लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो अब डिफरेंस में के अलग अलग पॉइंट थ्रू उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्टिंग में कैसे कॉस्ट रिकॉग्नाइज होती है, लिखा है अंडर दिस मेथड बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट आर कंसिडर्ड। डिफरेंशियल कॉस्टिंग में वेरिएबल एंड फिक्स दोनों कंसिडर किया जाता है, जबकि मार्जिनल का दूसरा नाम वेरिएबल है वो हम जानते हैं। तो लिखा है अंडर दिस मेथड ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज। मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सा कॉस्ट सिर्फ रिकॉग्नाइज होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रिकॉग्नाइज होगा। चलिए तो अब देखने जा रहा है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, टाइप ऑफ कॉस्टिंग। मतलब ये किस तरह का कॉस्टिंग है, तो डिफरेंशियल में आप देख सकते हो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, यानी डिफरेंशियल कॉस्टिंग वो कॉस्ट का टाइप नहीं है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट का टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, ये कॉस्ट की वन ऑफ द मेथड भी है। अगर आपको पर यूनिट वगैरह कोई भी अगर कॉस्ट वगैरह निकालना हो या एक्सपेक्टेड सेल्स जानना हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जानना हो, तो ये कॉस्टिंग मेथड आपको मार्जिनल हेल्प करता है, तो इट इज वन ऑफ द कॉस्टिंग मेथड, जबकि ये डिफरेंशियल कॉस्टिंग वो कॉस्ट का टाइप नहीं है। नेक्स्ट देखोगे आप वो है यार्डस्टिक ऑफ डिसीजन। अब ये यार्डस्टिक ऑफ डिसीजन क्या है, यानी कि आप जब डिसीजन लेते हो तब ये क्या अराइजेस होता है, ये कॉस्ट में हमें ये जानना है। तो लिखा है डिफरेंशियल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट आर यूज्ड फॉर एज यार्डस्टिक फॉर अ डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये टूल्स है, ये उसके यूजफुल टूल्स कह सकते हो कि डिफरेंट रेवेन्यू भी मिलता है, डिफरेंट कॉस्ट भी आपको अराइज होती है वो कोई भी डिसीजन लोगे तब। जबकि मार्जिनल में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियोज आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, उसमें कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, इसको आप यार्डस्टिक ऑफ डिसीजन की जगह टूल्स भी कह सकते हो। कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो, इसके अलावा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड सेल भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग थ्रू जान सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस के सेकंड क्वेश्चन जो है डिफरेंस, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने कंसिडर किए। नेक्स्ट स्लाइड में इसके थोड़े से और पॉइंट भी जान लेते हैं। चलिए डिफरेंशियल कॉस्टिंग में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंस को, पॉइंट्स वाइज डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के अभी भी 2-3 पॉइंट्स बाकी है, तो उसमें से नेक्स्ट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं जो कि है इंपॉर्टेंस। अब डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट में लिखा है अंडर दिस मेथड डिफरेंशियल कॉस्ट इज अन इम्पोर्टेंस, यानी कि डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जबकि लिखा है हियर कंट्रीब्यूशंस और कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंस, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मार्जिनल का अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो उसमें सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल करता है तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो पॉइंट दोनों के बीच के डिफरेंस में वो है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या समझाना है आपको, तो लिखा है आईटी अप्लाइज दी बोथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी जो आईटी इंडस्ट्रीज है उन लोगों ने डिफरेंशियल कॉस्टिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल दोनों। डिफरेंशियल का दूसरा नाम होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मार्जिनल जो हम ऑलरेडी कॉस्टिंग 2 में यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, मार्जिनल में लिखा है इट डज नॉट अप्लाई टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फिक्स एंड वेरिएबल बोथ। तो ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंस था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप सो ये 7 मार्क्स में पूछे तो आपको 5 या 6 टॉपिक ही आप उसमें डिफरेंस में एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे ज्यादा ये डिफरेंस नहीं पूछा गया, पर सिलेबस के हिसाब से करना जरूरी था। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आप नंबर 3 जोड़ दो, वो है 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग मेक और बाय डिसीजन। तो यहाँ पे ये चैप्टर का जो मेन क्वेश्चंस है उसमें सब डिसीजंस की बात होगी कि आपको ये दोनों डिसीजन में कौन सा डिसीजन हेल्पफुल है वो समझाओ। तो सबसे पहले मेक एंड बाय डिसीजन की बात करते हैं। आपको मेक का मतलब होता है प्रोडक्शन, बनाना। बाय का मतलब होता है खरीदना, परचेस करना। तो आपको कोई चीज बनानी चाहिए, खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, या उसको बाहर से परचेस करना चाहिए। ये दोनों डिसीजन में से कौन सा डिसीजन लेना है वो सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं मेक डिसीजन, यानी चीजें बनाने का डिसीजन। तो अब चीजें बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। मेक यानी प्रोडक्शन, बनाना। तो कुछ चीजें बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज टू बी कंपेयर्ड विद द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। आपको अगर कोई चीजें कोई पार्ट बना रहे हो उसका कॉस्ट कितना लगता है, अगर उसको परचेज करो तो कितने में पड़ता है। A decision is buy or the product may be taken if the total cost of purchase is less than the making cost। अगर आपको परचेस कम प्राइस में मिलता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाहर से सीधा परचेस कर रहे हो और वो आपको कम दाम में मिलेगा बाय मेकिंग कॉस्ट, देन इट शुड बी परचेस, उसको परचेस आपको कर लेना चाहिए। तो पहला जो आपका मेक का डिसीजन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड्स होगा कि हम चीजें अगर मैन्युफैक्चरिंग करें तो कितना कॉस्ट, अगर बाहर से खरीदे तो कितना कॉस्ट। यानी पहला एलिमेंट कह सकते हो, पहला टूल कह सकते हो, वो है कॉस्ट। नेक्स्ट उसी में आपको कुछ और भी चीजें देखनी पड़ती है, जैसे कि वेयर एन एंटरप्राइज इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग। एंटरप्राइज अगर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट एंड नॉट अ फिक्स कॉस्ट इज रिक्वायर फॉर एडिशन द यूनिट, अगर आप ये जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हो, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा, the variable cost of an additional unit is required to be compared with the purchase or price of an additional units। यानी कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा उसको कंपेयर करो परचेस प्राइस के साथ बिफोर मेक एनी बाय मेक और बाय डिसीजन। यानी कॉस्ट में एक और चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि होगा आपका फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आप नई चीजें बनाओगे ना तो फिक्स कॉस्ट उतना अराइज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट विल बी सेम, पर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, उसको परचेस प्राइस के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि परचेस कॉस्ट ज्यादा है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। चलिए कुछ और पॉइंट भी आपको कंसिडर करने चाहिए। अगर आप कोई मेकिंग प्रोडक्शन का डिसीजन ले रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरिंग, आपको सेकेंड पॉइंट देखना चाहिए एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। तो अगर आप जो प्रोडक्शन बना रहे हो उसके लिए कोई नया मशीन परचेस करना पड़ सकता है या नए मशीन आपको खरीदने पड़े तो वो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो वो भी आपको पहले देखना चाहिए कि अगर जो चीजें प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए नए मशीन चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। Manufacturer may any huge investment in the plant and machinery. The factors like a building, establishment, or of a new unit, etc. This would be added additional capital investment. यह आपको लिए additional capital investment होगा. The return on additional investment must be taken into accounts. आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से कब कितना रिटर्न मिलेगा वो सब कंपेयर आपको करना चाहिए।
while comparing the cost with the purchase price. अगर आपको नए मशीन्स वगैरह चाहिए तो परचेस प्राइस से वो कितना कॉस्टली पड़ेगा ये भी आपको देखना चाहिए, और कितना रिटर्न प्रोवाइड होगा वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। तो मेक डिसीजन में सेकंड आप क्या चेक करोगे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट रिक्वायर है, अगर नहीं है तो आपको मेक का डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। चलिए आपके पास पैसे है, मशीन्स है, इंसान है, कॉस्ट आपने कंपेयर किया वो भी कम आ रहा है, फिर आपको नेक्स्ट देखना चाहिए प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या आपकी कैपेसिटी में है कि इतना एडिशनल प्रोडक्शन आप कर सको। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें वही समझाया गया है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस वेदर द कंपनी हैज excess production capacity which can be used to production in the raw material, यानी कि कंपनी के पास इतना एडिशनल कैपेसिटी होना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी इज 100% and the out of this if only 85% is being used, whether the 15% production capacity which is saved can be used for the production of a raw material। जो रॉ मटेरियल आप प्रोडक्ट करना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो, वो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि 80% ही अगर आप यूज कर रहे हो, दूसरी 15% कैपेसिटी है तो प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करना चाहिए। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छा हो तो उसको यूज करना चाहिए, यही हमारा पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ नंबर, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यानी जो रॉ मटेरियल आप बनाना चाहते हो उसकी कोई पर्टिकुलर जो चीज़ें आपको चाहिए होगी वो आपके पास होना चाहिए। लिखा है a decision to make the product if the raw material of a product is already available, if not then buy from outside। अगर जो आप बनाने का डिसीजन ले रहे हो रॉ मटेरियल ऑलरेडी आपके पास है तो फिर उसको बाय करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब ऑलरेडी अवेलेबल होता है अगर रॉ मटेरियल वगैरह तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 4 कह रहा है। चलिए बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स है अभी भी जो मेक डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, उसमें से नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें लिखा है अ डिसीजन और टू बाय और मे बी टेकन इफ the product is easily available in the market if it is not make the product। यानी कि अगर जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, जो रॉ मटेरियल आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो वो ऑलरेडी मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो फिर उसको बनाने का डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। तो पॉइंट बहुत इजी है कि अगर जो चीज़ आप बनाने का सोच रहे हो वो मार्केट में अवेलेबल है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग आप खुद मत करो, इजीली मार्केट से परचेस करके अपना वर्क जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 को देखें तो वो है टेक्नोलॉजी। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी का है तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अ डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट कैन बी टेकन ओनली if the technology for the manufacturing is easily available at a reasonable terms। अगर आप जो चीज़ें बना रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो तो आपको वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि आप वो नया प्रोडक्शन करेंगे तो वो आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्शन होगा और कंपनी को और कस्टमर को दोनों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मेक डिसीजन में आपको और क्या चेक करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि नया टेक्नोलॉजी वाला अवेलेबल है रिसोर्सेज तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करो। नेक्स्ट नंबर 7 वो है एडिशनल फिक्स कॉस्ट। यानी कि अगर आपको एडिशनल फिक्स कॉस्ट लग रहा है तो प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। वेरिएबल हो तो उसको परचेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा अराइज नहीं होना चाहिए। लिखा है which would be the incurred when the part is to be manufactured must be also consideration। For example, number of supervisor may have been increased or selling or administrative overhead may be increased। आपका सेलिंग ओवरहेड वगैरह इंक्रीज होगा, न्यू सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे वो बढ़ेंगे। मोर पर्सन्स मे हैव टू बी अपॉइंटेड इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा पर्सन्स आपको रखने पड़ सकते हैं। तो ये एक तरह का आपके लिए हो गया फिक्स कॉस्ट कि आपको जो ने एम्प्लॉय वगैरह रखे होंगे उनको फिक्स सैलरी देना पड़ेगा, तो सर्टेन फिक्स कॉस्ट भी आपको अराइजेस होगा और ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 8 के बारे में देखेंगे, when the quality of an ultimate product may be depends upon the quality of the parts। यानी कि आपको क्वालिटी देनी है, आपको अपने गुड्स में अच्छे बेटर क्वालिटी बनानी है
तो आप वो उसको खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. इट वुड बी बेटर टू मेक इट so that the firm has not depends on the mercury of supplier or a manufacturing or the quality of the product. यानी कि आप मैन्युफैक्चरर पे या सप्लायर पे डिपेंड ना रहते हुए वो प्रोडक्ट खुद बना सकते हो. अगर आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए, तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करो. जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो किसी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड्स नहीं रहना चाहती, तो खुद की कंपनी के भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है. राइट, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी में होता है. नेक्स्ट, मेक डिसीजन के लिए कुछ और भी पॉइंट हमें कंसिडर करने चाहिए, जिसमें से पॉइंट नंबर 9 हमें बता रहा है, when a supply of part is not depends or a production may be interrupted due to the short supply of parts. यानी कि आपका जो पार्ट्स जो जो आप बाहर से परचेस करना चाहते हो, आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, आप उनके प्रोडक्शन को आपको कंटिन्यूसली इनकरप्टेड हो रहा है, यानी कि आपका सप्लायर आपको टाइम पे सप्लाई नहीं कर रहा है, हाँ उसका शॉर्टेज हो रहा है, तो आपको खुद वो बना के अपने मैन्युफैक्चरिंग करके अपने प्रोडक्ट में यूज़ करना हो. यानी कि सप्लायर ठीक से आपको अवेलेबिलिटी ना दे, तो यानी आपको जब ज़रूरत हो तब आपके पास सप्लाई ना हो, ऐसा हो तो आप खुद वो प्रोडक्ट को बना सकते हो. पॉइंट नंबर 10 को हम नोटिस कर सकते हैं, व्हेन द मैनेजमेंट वांट्स टू कीप इट्स डिज़ाइन और प्रोसेस एज अ ट्रेड सीक्रेट. यानी कि जब कंपनी खुद का एक डिज़ाइन बनाना चाहती है रॉ मटेरियल का, और जो प्रोसेस है वो सीक्रेट रखना चाहती है, तो वो किसी और के पास से वो परचेज नहीं करेगा, वो खुद वो बनाएगा और सप्लायर को वो चीज़ें नहीं बताएगा. पास्ट में ऐसा हो चुका हो कि जो भी कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं, वो डिज़ाइन वगैरह चोरी हो जाता है और वही चीज़ें सभी कंपनियां यूज़ करने लगती है. तो अगर आपको भी ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना सीक्रेट डिज़ाइन और जो प्रोसेस है वो खुद बना के खुद मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अपने पास रख सकते हो. वो किसी और को जानकारी आप नहीं देना चाहते, तब ये भी पॉसिबिलिटी है. तो दिस पॉइंट्स आर ऑल 10 पॉइंट्स टोटल हमने डिस्कस किए. 10 पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनानी है, मेकिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये सारे पॉइंट आप उसमें कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है तो बाय डिसीजन के लिए आपको क्या क्या चीजें सोचना चाहिए. चलिए, जैसा मैंने बताया था, जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में हम पहला जो डिसीजन ले रहे हैं मेक एंड बाय डिसीजन, अब कुछ पॉइंट देखने जाएंगे जो बाय डिसीजन के लिए आपको कंसिडर करने चाहिए. बाय डिसीजन यानी कि परचेस का डिसीजन. कब आपको आपका जो रॉ मटेरियल आप खुद मैन्युफैक्चरिंग का सोच रहे हो वो सीधा खरीद लेना चाहिए, बाहर मार्केट में से आपको ले लेना चाहिए. तो उसके सर्टेन बहुत लिमिटेड पॉइंट्स है, जिसमें से पहला पॉइंट, when the quantity of a parts is require is small. जब आपको बहुत ही लेस क्वांटिटी में कोई चीजें रिक्वायर हो, तो जाहिर सी बात है उसको बनाने का, उसकी डिजाइन क्रिएट करने का, ये सब कुछ आपको बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है. तो उस सिचुएशन में आपको सीधा रॉ मटेरियल बाहर से ले लेना चाहिए. कौन सी सिचुएशन है? जब आपको स्मॉलर क्वांटिटी में कोई रॉ मटेरियल की जरूरत हो, तो उसको सीधा बाहर से परचेस कर सकते हैं. सेकेंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है बाय डिसीजन के कारण, वो है व्हेन अ सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज इज रेगुलरली अवेलेबल. आपका जो सप्लायर है वो रेगुलरली आपको सप्लाई कर देता है, जो भी क्वांटिटी में आपको जब चाहिए, जो भी तारीख को आपको प्रोडक्ट की जरूरत है, अगर वो तारीख को आपको मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, इजीली अवेलेबल है रिसोर्सेज, तो क्यों ना उसको सीधा बाहर से परचेस किया जाए. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमने आगे पॉइंट में देखा हुआ है कि काफी सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती है. तो यहाँ पे अगर इजी अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्ट सीधा बाहर से परचेस करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 को हम देखेंगे, व्हेन अ स्पेशल टेक्निक मे बी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चरिंग दी पार्ट्स. यानी कि अगर आपको कोई पार्ट्स बनाने के लिए अगर स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत है, स्पेशल स्किल रिक्वायर है, तो ऐसे स्किल वर्कर आर नॉट इजीली अवेलेबल. जब स्किल वर्कर अवेलेबल ही ना हो, तो आप वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर पाओगे? सपोज क्योंकि आपको उसका डिजाइन बनाना है, उसको कम पैसों में मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए. अगर आप जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हो वो उसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, तो वो आपको खुद नहीं बनाना चाहिए. उसके लिए आपको स्पेशल वर्कर लगेंगे और खर्चा बढ़ जाएगा. तो ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू था. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, उसको हम देख सकते हैं,
when more profitable alternative is available to use the spare capacity. सपोज आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास वर्कर है, सब कुछ अवेलेबल है, तो वो पार्ट आप खुद बनाने का सोच रहे हो, पर अगर वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी कहीं और जगह पे अगर आप यूज करो स्पेयर कैपेसिटी, या कोई और नया प्रोडक्ट बनाने में यूज करो, तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो क्यों ना ये पार्ट्स को बाहर से सीधा परचेस किया जाए और आपकी जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसको कहीं और जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यही ये पॉइंट हमें बता रहा है कि आपको अल्टरनेटिवली ये सोचना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 5 लास्ट को हम देख लेते हैं, जो कि है when a capital required for a manufacturing of parts is not available in the sufficient quantum, यानी कि अगर आप जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, नए मशीन्स खरीदने पड़े, या फिर उसमें आपको ज्यादा नए वर्कर्स लेने का खर्चा वगैरह हो रहा हो, तो जब आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है तो ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग क्यों करना जब आपको उसमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायर होगा, और वो कैपिटल आपके पास इन शॉर्ट अगर है ही नहीं, सफिशिएंट ही पैसे है, तो फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको सीधा प्रोडक्ट बाहर से परचेस कर लेना चाहिए। तो ये है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन वाइज जो 3 टॉपिक किए हैं, उसमें से ये थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेक एंड बाय डिसीजन। मोस्ट आईएमपी कह सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में पूछा जा चुका है। तो बच्चों आज का जो ये फर्स्ट पीपीटी लेक्चर था उसमें नंबर ऑफ सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, तो आज के लेक्चर का काम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल कॉस्टिंग का जो पूरा टॉपिक है वो विथ एमसीक्यू हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर का काम यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.